हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। क्या एडुटेरिया का देखिएगा, ध्यान देंगे दोस्तों। सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला ये बुक है दोस्तों। काफ़ी अच्छे इसमें आपको प्रश्न का संग्रह होता है, जो कि आपको हर एक प्रश्न अच्छे महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। ध्यान देंगे, बीएसएससी इंटर स्तरीय 2024 का इस पर देखिएगा टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया है। वॉल्यूम 1 का है, आपको प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 1 लगाने वाले हैं। और इससे पहले ध्यान देंगे दोस्तों, हम लोगों ने खान सर का आपको प्रैक्टिस सेट और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट 15 सेट वाला, और उसके साथ साथ प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों आपको सब कंप्लीट करा रखा है हमने। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और इसके साथ साथ ध्यान देंगे, आज हम लोग पहले प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। और प्रश्न की ओर जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी हमारे चैनल पर विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर लें, ठीक है। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पीडीएफ जिन्हें भी चाहिए, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न से क्या है। तो फ्रेंड्स, देखेंगे हम लोग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। दोस्तों, सेशन स्टार्ट होने से पहले सेशन को एक बार लाइक कर दें और आपसे अनुरोध है कि अपने एक ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दें। तो देखिए, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखेंगे कि देखिएगा यहाँ पर, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं तो कौन दिलवाते हैं। भारत में हाई कोर्ट के बारे में पूछ रहा है, उसके न्यायाधीश की शपथ जो दिलाते हैं कौन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों यहाँ से एक का बी हो जाएगा दोस्तों, राज्य का राज्यपाल। ठीक है, राज्य का राज्यपाल जो है आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति पद की शपथ दिलाता है। और कितने अनुच्छेद के तहत, ये भी दोस्तों ध्यान रखेंगे, 219। कितना अनुच्छेद, 219 के तहत आपको ये शपथ दिलवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें 2 नंबर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है तो कौन करता है। 2 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा जो है निपटाता है, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। और वही दोस्तों याद ध्यान रखेंगे कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो ये निपटारा का विवादों का निपटारा कराता है, कितने अनुच्छेद के तहत, इसका ये भी याद रखेंगे, अनुच्छेद 71। ठीक है, कितना, अनुच्छेद 71 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 3 नंबर की, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है तो कौन सा निहित है। आपको 3 का ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा डी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सब भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निभाता है। वहीं दोस्तों पूछेगा अगर कि नीति निर्देशक तत्व जो है कि भारत के संविधान में कहाँ के संविधान से लिया गया है, इसको याद रखेंगे, आयरलैंड। कहाँ, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, इसको हम लोग याद रखेंगे। और मूल अधिकार क्या से लिया गया है, आपको मूल अधिकार जो लिया गया है ये रूस के ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, वही देखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये कितना आपको अनुच्छेद और कितना भाग भी, ये भी जान लीजिए कि कितने भाग में है। तो भाग आपको 4 में है। भाग कितना है दोस्तों, भाग 4 है। और अनुच्छेद याद रखेंगे 36 से 51 हो जाएगा। कितना, 36 से 51। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 4 नंबर की, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किसे किसे प्राप्त है। 4 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, संवैधानिक अधिकार है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है ये संवैधानिक अधिकार है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव जो है सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और कैबिनेट सचिव जो है कि भारत के सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ से देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा दोस्तों, कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 7 नंबर प्रश्न है कि भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है, क्यों है ये। 7 का देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको डी हो जाएगा, कोई वंशानुगत शासक नहीं है। ठीक है, कोई वंशानुगत शासक नहीं है, इसलिए भारत का जो संविधान है आपको गणतंत्रात्मक आपको है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 नंबर यहाँ से, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। काफ़ी अच्छे प्रश्न है आपको और इंपॉर्टेंट भी हो जाएंगे। ये आपको देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 8 का, राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला जो है 1916 का आपको जो कांग्रेस अधिवेशन जो हो रहा था लखनऊ में, वहाँ पर आपको ये भी शामिल थे राजकुमार शुक्ला। जो आपको जो तिनकटिया प्रथा का वहाँ से जो विवाद चल रहा था आपको चंपारण में, तो इन्होंने ही आपको निमंत्रण दिया था, आपको बुलाए थे गांधी जी को, चंपारण आने के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था। 9 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपको सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। किसने, सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी। जबकि ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य आपको रेवती नाग ने भागलपुर में और यदुनाथ सरकार ने बक्सर में युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के उपाय किए थे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 10 नंबर, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। ध्यान देंगे, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो 10 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा, ये आपको VVI लगा लीजिएगा। ठीक है, इसको VVI लगा लेंगे हम लोग क्योंकि काफ़ी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएंगे। कांवड़ झील, बिहार में आपको जो ये कांवड़ झील है आपको बेगूसराय के मंझौल अनुमंडल का ये मंडल में पड़ता है ये कांवड़ झील। ये देश का आपको 39वां और बिहार का पहला रामसर स्थल है ये, रामसर साइट। वहीं हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों, रामसर दिवस जो मनाया जाता है देश में, आदर स्थल दिवस कब मनाया जाता है इसको भी ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 2 फरवरी को, कब, 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और अभी इसके साथ साथ एक और पॉइंट नोट करेंगे कि भारत में अभी टोटल रामसर साइट कितने हैं, रामसर स्थल कितने हैं टोटल, तो 80 हैं टोटल। कितने हैं, 80, याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। 11 का आपको डी हो जाएगा दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी, जिसको ध्यान में रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। कब, 1921 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। इसको ध्यान में हम लोग रखेंगे। और साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। देखिए 2 बंदरगाह को आता है जो कि पूछता है, हर एक एग्जामिनेशन में आता है। एक हो जाएगा लोथल और एक हो जाएगा सुतकोदा। ठीक है, सुतकोदा। ठीक है, इसको याद रखेंगे, सुतकोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग 12 नंबर देखेंगे कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। ध्यान देंगे, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। प्राचीन भारत का वो प्रसिद्ध शासक कौन था। अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार। तो 12 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये आपको अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य जो है आपको ये 298 ईसा पूर्व में, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने ये जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में पड़ता है, वो आपको 298 ईसा पूर्व में उपवास के दौरान, ठीक है, द्वारा अपने शरीर की त्याग दे दिया था। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी कला है जो कि ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जानी जाती है। इसका ध्यान देंगे। 13 का आपको राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा यहाँ से, गंधार कला। गंधार कला जो है इसको आपको ग्रीक बौद्ध कला को गंधार कला के नाम से भी जाना जाता है। गंधार कला शैली जो है ये ग्रीक कला बौद्ध के नाम से जानी जाती है। यह भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण शैली है जिसका संरक्षक शक और कुषाण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था। ध्यान देंगे, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का जो दमन है निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा किया गया था। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, इल्तुतमिश। किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश के द्वारा आपको देखिएगा कुछ आपको किया गया महत्वपूर्ण कार्य है जो कि आपको हर प्रश्न इसका बना करके पूछा जाता है। इसको ध्यान देंगे। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया इन्होंने, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया और एकता प्रणाली चलाई और 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जिसे तुर्कान ए जहलगानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर।
15 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देखिएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय पूछ रहा है, तो 15 का ऑप्शन नंबर देखिएगा ए ही आपका राइट हो जाएगा यहाँ से कि वारेन हेस्टिंग्स से। वारेन हेस्टिंग्स जो है आपको द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था, कब हुआ था ये आपको ये 1780 से 84 चला था। कब, इसको डेट याद रखेंगे, 1700 डेट से आपको पकड़ा जाएगा, ठीक है। 1780 से 84 आपको चला था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। ये जो आपको उस समय गवर्नर जनरल जो आपको था वारेन हेस्टिंग्स था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और साथ साथ इसे भी याद रखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1790 से 92, और चौथा हुआ था आपको 1799 ईस्वी में, जो जिसमें आपको टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, वो मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर हम लोग, किसने कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। ध्यान देंगे कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। काफ़ी अच्छी प्रश्न ही है। 16 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन ने कहा था। किसने कहा था ये, लॉर्ड डफरिन ने कहा था। और इसके साथ साथ कुछ और फैक्ट हम लोग जानेंगे दोस्तों कि देखिएगा कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है, यह आपको लॉर्ड डफरिन ने कहा था। इसके साथ साथ आपको बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी कुछ कहा था, जो कि काफ़ी आपको महत्वपूर्ण सब सारे प्रश्न हो जाते हैं, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। और वहीं अरविंद घोष ने क्या कहा था, अरविंद घोष ने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है, कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है, ये अरविंदो घोष ने कहा था। और लॉर्ड कर्जन ने भी कहा था कुछ, इन्होंने कहा था लॉर्ड कर्जन ने कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। ये सारे फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 17 नंबर की, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, एमजी रनाडे के द्वारा। किसके द्वारा, एमजी रनाडे के द्वारा 1867 ईस्वी में। कब, 1867 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 18 नंबर की, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था। ध्यान देंगे विजयनगर साम्राज्य जो था आपको, विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानेंगे हम लोग पहले कि इसका स्थापना किसने किया था। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर के किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। इसको ध्यान रखेंगे 1336 ईस्वी में। और इसको कह रहा है कि इस साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था, तो 18 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भू राजस्व। क्या था, भू राजस्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 19 नंबर, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। ध्यान देंगे कौन सा मुगल बादशाह था जिसके विरुद्ध जौनपुर से आपको फतवा जारी हुआ था, तो 19 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अकबर के शासनकाल में हुआ था ये, ठीक है। अकबर के द्वारा 1580 ईस्वी में जौनपुर के एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। कब, 1580 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 20 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 20 नंबर की, नीचे दिए गए घटनाएं तथा उसकी तिथि का सही मिलान करें। देखिएगा घटना दिया है और तिथि दे रखा है, यहाँ पर आपको सही मिलान करना है 20 में, ठीक है। यहाँ पर घटना तिथि देखेंगे, देखिएगा रॉलेट एक्ट जो है आपको 19 मार्च 1919, ये आपको बिल्कुल सही है, ठीक है। रॉलेट सत्याग्रह जो हुआ था आपको, सत्याग्रह ये आपको 6 अप्रैल 1919 आपको, ये भी सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन ये जो हुआ था आपको 2 दिसंबर 1919 को, ठीक है। ये हुआ था आपको 2 दिसंबर 1919, 4 नंबर हो जाएगा 3 का। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था आपको 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। छोटा डेट काफ़ी याद होना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसको छोटा डेट सभी का याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा 20 का, यहाँ से देखेंगे हम लोग 20 का, यहाँ से आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। 1 2 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे हम लोग 21 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बनाता है उसका विस्तार का आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम, ठीक है। सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से आरोही क्रम का मतलब होता है, ठीक है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 21 नंबर क्या हो जाएगा, इसका आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश। देखिएगा बांग्लादेश का सबसे ज़्यादा आपको 4096 आपको किलोमीटर है, जो कि सबसे ज़्यादा आपको साझा करता है सीमा, सबसे लंबा, ठीक है, 4096। वही चीन का आपको 3488 हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद पाकिस्तान का आता है उससे कम 3323 किलोमीटर, और नेपाल से आता है 1751 किलोमीटर। ये आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। भू स्तरीय
धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है इनमें से कह रहा है। तो 22 का यहाँ से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, रोहतास है। रोहतास जिला जो है आपको भोजपुर के बगल में यह जिला पड़ता है, भोजपुर से नीचे कट के है ये रोहतास जिला। तो बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व, देखिएगा दक्षिण पूर्व देखिए कह रहा है ना नीचे में, दक्षिण पूर्व जो है ये बिहार के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 23 नंबर प्रश्न बोलता है कि अटल टनल जो है आपको, ठीक है, अटल जो आपको टनल है से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से कौन सा सही है या गलत उसको पहचान करना है, ठीक है। 1 नंबर हम लोग पढ़ेंगे इसमें से ऑप्शन कि इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, यह भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, यह भी सही है आपका। और 4 नंबर ऑप्शन कहता है इसमें से कि यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यह भी आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको 1 2 3 4 चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 24 नंबर की नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। नर्मदा घाटी कौन से पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य आपको स्थित है। 24 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों, सतपुरा और विंध्याचल। नर्मदा घाटी जो है सतपुरा और विंध्याचल जो है जगह आपका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहाव के कारण भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी विंध्य, हिमाचल और सतपुरा के बीच बहती है, इसको ध्यान में रखेंगे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, इसमें देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, इनमें से कौन सा इसमें से राइट हो जाएगा। बादाम पहाड़, देखिएगा बादाम पहाड़ आपको कहाँ पड़ता है, इसको देखेंगे हम लोग। बादाम पहाड़ जो है कि उड़ीसा में आपको ये है, कहाँ है, उड़ीसा में पड़ता है बादाम पहाड़। डल्ली राजहरा जो है ये आपको छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ठीक है। कुद्रेमुख कर्नाटक में पड़ता है, ये आपको सभी लोग जानते होंगे। नोआमुंडी एक बच गया यहाँ से, झारखंड, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखेंगे हम लोग यहाँ से आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 का यहाँ से देखिएगा, या सी वाला आपको राइट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 26 नंबर के अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है आपको। माउंट किलिमंजारो पूछ रहा है। माउंट किलिमंजारो जो पर्वत है अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ये आपको 26 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा। ये तंजानिया में है, कहाँ है, तंजानिया में किलिमंजारो। वहीं आपको जानेंगे हम लोग कि दक्षिण अमेरिका का एक सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है कौन सा है, ओजस डेल सलाडो है। उत्तरी अमेरिका का भी है माउंट मैकिन्ले। यूरोप का हो जाएगा एल्ब्रूस, ठीक है, माउंट एल्ब्रूस, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग सारे पॉइंट्स को। 27 नंबर देखेंगे हम लोग प्रश्न। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। ग्रीष्मकालीन पूछ रहा है, ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। 28 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को देखिए सूची 2 से यहाँ से फिर से मिलान करना है यहाँ पर, तो हम लोग देखेंगे मिलान कर लेंगे 28 नंबर क्वेश्चन का। देखिएगा उज्बेकिस्तान, ये राजधानी मिलाना है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद। ध्यान देंगे, ताशकंद से कुछ समझ याद आया होगा, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो हो गई थी 1966 ईस्वी में, ताशकंद समझौते में गए थे, यहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान, इसको भी याद रखना है। तजाकिस्तान की राजधानी है आपको दुशांबे, आपको सीधे सीधे देखिए दे रखा है 2 ठोका। किर्गिस्तान आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिश्केक, ये भी आपको सीधे ही है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आपको है अशगाबाद। ये आपको 1 2 3 4 राइट हो जाएगा। आपको 1 2 3 4 ए में ही दिया है आपको, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संप्रभावित प्रभाव होगा। ध्यान देंगे यहाँ से, आयात में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, मुद्रास्फीति में कमी, या ए और बी दोनों। 29 का यहाँ से राइट आंसर बी हो जाएगा, निर्यात में वृद्धि, ठीक है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संप्रभावित प्रभाव क्या होगा, तो निर्यात में वृद्धि होगी तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 30 नंबर यहाँ से, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक के से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, क्या हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे। 30 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, सीमांत अस्थायी सुविधा दर। क्या हो जाएगा, सीमांत अस्थायी सुविधा दर, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है जो कि आरबीआई से संबंधित नहीं है, नहीं के बारे में पूछ रहा है इनमें से। तो इसमें से ध्यान देंगे कि ऋण नियंत्रण करना, मुद्रा नोट जारी करना,
जनता को पैसा उधार देना और अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना। तो यहाँ पर देखेंगे ये वाला आपको गलती हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है, 3 नंबर सिर्फ से गलत है, जो कि आपको इसको यहाँ मिलान कर लेना। देखिएगा केवल 3 आपको बी में ही यहाँ पर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से 31 का बी आपको राइट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ से मैं इसका कुछ पॉइंट है जो कि आरबीआई के द्वारा जो किया जाता है, कुछ पॉइंट्स हैं उसको मैं पढ़ देता हूँ। बैंक नोट जारी करना आपको आरबीआई करता है। सरकार के लिए बैंकर और ऋण प्रबंधक भी जो होता है आरबीआई के द्वारा। वाणिज्यिक बैंकों के अनारक्षित नकदी का संरक्षण भी करता है, ये आरबीआई के द्वारा होता है। विदेशी मुद्रा नकदी भंडार का संरक्षण आरबीआई का ये कार्य है। भारत का मौद्रिक पदाधिकारी, ठीक है। फिर केंद्रीय निकासी और लेखा निपटान और क्रेडिट नियंत्रक जो कि मुद्रास्फीति पर नियंत्रण जो किसी को कहा जाता है वो हो जाएगा। और बैंकिंग पर्यवेक्षण, ये सब आपको कार्य जो है कि आरबीआई के ये प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32 नंबर की, भारत को आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादन अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? कौन सी पंचवर्षीय योजना का? 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का आपको ये लक्ष्य था क्या? स्व उत्पादक, देखिएगा आत्मनिर्भर भारत को और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य था आपको तीसरी पंचवर्षीय योजना में। वहीं देखेंगे हम लोग पूछ देगा क्वेश्चन कि तीसरी पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? ये आपको 1961 से 66 तक चली थी। कब? 1961 से 66 तक चली थी। दूसरी चली थी आपको, देखिएगा पहला 51 से 56 चला था और दूसरा चला था आपको 56 से 61, ठीक है। 51 से 56, 56 से 61 चला था ये, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। 33 नंबर प्रश्न देखेंगे कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? 33 का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, साइमन कोजिनेट्स को। किसको? साइमन कोजिनेट्स को ये राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 34 नंबर के, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 34 का ऑप्शन नंबर देखिएगा डी हो जाएगा, वाशिंगटन डीसी में। कहाँ? ये अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आपको है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसको ये आपको वाशिंगटन डीसी में। वहीं देखिएगा दोस्तों डीसी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसको ध्यान रखेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 35 नंबर प्रश्न है कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है? 35 का ऑप्शन नंबर सी हमें से राइट हो जाएगा, कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम। कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम जो है भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग 36 नंबर के, भारत ने किस देश को भेंट में 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया? ध्यान देंगे, 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में दिया भारत ने किस देश को भेंट में दिया है? गिफ्ट में, यानी कि 36 का ऑप्शन नंबर देखिएगा यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों, बांग्लादेश को। किसको? बांग्लादेश को दिया है। देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वृद्धि के लिए भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन उपहार में भेंट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 37 नंबर यहाँ से प्रश्न, भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 में साधारण धान के लिए कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी निर्धारित किया गया है? तो 37 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, 2183 रुपया, ठीक है, 2183 रुपया यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 38 नंबर के, किस मंत्रालय के द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? देखिएगा पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम यहाँ शुरुआत किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा? कौन सा मंत्रालय ने शुरू किया है ये? 38 का ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ये शुरुआत की है, पोषण भी और पढ़ाई भी। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ से कि चंद्रयान 3 जिसे हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है का कुल वजन कितना है लगभग? ध्यान देंगे, चंद्रयान 3 जो आपको लॉन्च किया गया उसका कुल वजन आपको कितना है लगभग में पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर 39 का आपको डी हो जाएगा दोस्तों, 3900 kg, ठीक है, 3900 3900 kg है, किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 40 नंबर, इसको साथ साथ ध्यान रखें। देखिएगा 39 में जो आपको ये छोड़ा गया आपको इसका डेट भी जान लेंगे हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई, इसको ध्यान में रखेंगे 2023, ठीक है, 14 जुलाई 2023 को इसरो ने LVM-3M4 रॉकेट के जरिए, LVM-3 इसका ये भी याद रखेंगे, LVM-3M4, ठीक है, M4 है, ठीक है, इसको मैक 4 इसको याद रखना है। रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आपको चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। इसका कुल वजन आपको 3900 kg है। और वहीं आपको देखिएगा चंद्रयान 1 को
2008 में, और चंद्रयान 2 को 2019 में लॉन्च किया गया था। इसको भी साथ साथ ध्यान में रखेंगे हम लोग। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है। देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है। 40 का ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा दोस्तों, प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। इसलिए आपको VVI ये सब लगा लीजिएगा, ये सब प्रश्न आपको आता है एग्जामिनेशन में। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान। 41 नंबर प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य के दुबराज चावल को GI टैग दिया गया है। ध्यान देंगे, कौन से राज्य का आपको ये दुबराज चावल है जिसको GI टैग मिला है। 41 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ये आपको छत्तीसगढ़ के चावल है। कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का चावल है ये दुबराज चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 42 नंबर यहाँ से, और इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे 41 के और प्रश्न में कि बिहार का भी एक चावल है, देखिएगा मरखा चावल, बिहार का मरखा चावल है जिसको GI टैग मिला है। मध्य प्रदेश का आपको रीवा आम को मिला है, लद्दाख का शिंग स्कोस को मिला है, उत्तर प्रदेश के हाथरस की हिंग को मिला है इसको GI टैग। इसको भी साथ साथ ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित राज्य एवं उनके राज्यपाल का कौन सा सही सुमेलन नहीं है। देखिएगा, सही सुमेलन नहीं पूछ रहा है आपको, तो 42 का देखिएगा गलत हो जाएगा। इनमें से आपको ऑप्शन नंबर सी आपको त्रिपुरा गुरमीत सिंह, ठीक है। विकल्पों में जो दिया गया गलत है आपको। त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य है। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और ये सब आपको देखिएगा सही है। केरल आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल आपको बिल्कुल सही है ये। नागालैंड ला गणेशन बिल्कुल सही है। राजस्थान का कलराज मिश्र ये भी सही है आपको, ये आपको गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, जबकि त्रिपुरा के कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 43 नंबर यहाँ से कि ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में कुल कितने टीमें भाग ले रही हैं। देखिएगा, 2023 जो वर्ल्ड कप ये तो हो चुका है, कितनी टीमें भाग लिया, तो 43 का 43 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्तों, टोटल 10 टीम, ठीक है। टोटल 10 टीम ने भाग लिया है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये सब प्रश्न पूछे जाने वाला है। 44 नंबर प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में बिहार का नया महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है। बिहार से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपको इंपॉर्टेंट उसको लगा लीजिएगा, ठीक है, VVI, ठीक है इसको। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, PK शाही, ठीक है। PK शाही को बिहार का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर देखेंगे, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। साहित्य के क्षेत्र में पूछ रहा है, नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको। 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको, जॉन फासे, ठीक है। जॉन फासे को आपको दिया गया है। 5 अक्टूबर 2023 को स्वीडिश अकेडमी द्वारा नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई। इस वर्ष यह पुरस्कार जॉन फॉसे यानी कि नाटककार हैं आपको को दिया गया है। 2022 में यह पुरस्कार एनिए एनॉक्स को दिया गया था। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे कि नागेवाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है। नागेवाजा शब्दावली कौन से खेल से संबंधित है। 46 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे हम लोग बी हो जाएगा दोस्तों, जूडो, ठीक है। ये जूडो जो है इससे संबंधित है आपको नागेवाजा। जूडो कहाँ का आपको राष्ट्रीय खेल है, ये आपको जापान का है, जूडो कराटा, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्रोलॉग किस पीढ़ी का कंप्यूटर का भाषा है। प्रोलॉग, ये आपको डी आंसर हो जाएगा इसका राइट, पंचम पीढ़ी का। कौन सी है? पंचम पीढ़ी का प्रोलॉग आपको कंप्यूटर भाषा है। कंप्यूटर की प्रमुख भाषाएं आपको कुछ और निम्नलिखित हैं जो कि मैं पढ़ देता हूँ। कोबोल हो जाएगा, बेसिक, अलगोल, पास्कल और लोगो, ये सब आपको है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ से 48 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोम में है। कहाँ स्थित है ये? रोम में, आपको रोम, इटली, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1974 में, इसको भी याद रखेंगे, 1974 में हुई थी, इसको ध्यान में रखना हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर के, नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ध्यान देंगे, नकटा एक लोक नृत्य है, कौन से राज्य से संबंध रखता है ये। 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये महाराष्ट्र का है। कहाँ का है ये? महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग 50 नंबर के, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। निखिल बनर्जी क्या बजाते हैं। 50 का ऑप्शन नंबर यहाँ से आपको ए हो जाएगा दोस्तों, सितार, ठीक है, सितार। निखिल बनर्जी सितार बजाते हैं आपको। शहनाई आपको बिस्मिल्लाह खां हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखें। तबला आपको जाकिर हुसैन, ध्यान रखना है सबको, ठीक है। संतूर के लिए कौन फेमस है? भजन सुपारी, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर, डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से आपको सिद्धांत पर कार्य करता है डीसी जनरेटर। 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर यह कार्य करता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है आपको डीसी जनरेटर। 52 नंबर प्रश्न देखेंगे कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास कितना होता है। क्या होता है, कितना से कितना। 52 का देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से
बी हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा 52 का, सॉरी माफ़ कीजिएगा 52 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा 6200 एंगस्ट्रॉम से। 52 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 6200 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम आपको होता है। इसको क्या पढ़ा जाता है, एंगस्ट्रॉम पढ़ा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। तो 5200 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है आपको प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का आपको परास होता है ये। और वहीं पर ध्यान देंगे दोस्तों, ये आपको ये वाला जो हो जाएगा 4460 एंगस्ट्रॉम से 4650 एंगस्ट्रॉम, ये हो जाएगा जामुनी कलर हो जाएगा इंडिगो, और 3900 से आपको 4460 हो जाता है आपका बैंगनी रंग का वायलेट। 53 नंबर प्रश्न देखेंगे, ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। 53 का ए हो जाएगा कंपन के आयाम, ठीक है, कंपन के आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन के द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 54 नंबर की, जल के विद्युत अपघटन के साथ के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस बनती है। जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर कौन सा आपको गैस बनता है यहाँ पर। तो 54 का आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। 55 नंबर प्रश्न है कि लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है। लाल रंग की वस्तु हमें लाल क्यों दिखाई देती है, काफ़ी अच्छी प्रश्न ही है। 55 का देखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह लाल रंग को परावर्तित करता है। एक्चुअल में देखिए होता क्या है, कोई भी कलर का जो चीज़ हम लोग को दिखता है, चाहे आपको हरा दिख रहा हो चाहे लाल दिख रहा हो, तो एक्चुअल में होता यह है कि वो हमारी आंखों पर जो है उसी कलर का आपको रंग जो है कि परावर्तित होता है। जो आपको परावर्तन जो कलर होता है वही हमको दिखेगा। कोई भी चीज़ हमको काला जब क्यों दिखता है, काला कोई अगर चीज़ हमको ब्लैक दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो कोई भी रंग वहाँ से आपको परावर्तित नहीं हो रही है, ठीक है, कोई भी रंग परावर्तित नहीं हो रही है, इसलिए हमको काला दिखता है, इसको ध्यान में रखना है। और लाल दिख रही है, इसका मतलब है कि लाल परावर्तित हो रही है वहाँ से रंग। यही कारण है कि देखिएगा लाल रंग की वस्तु जो है लाल क्यों दिखाई देती है, यह लाल रंग को परावर्तित करती है, इसको ध्यान रखेंगे। अच्छी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 56 नंबर की, कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो सकता है। कौन कौन से आपको स्थिति में शून्य हो सकता है कार्य का मान। देखिएगा जब आरोपित बल शून्य हो, जब विस्थापन शून्य हो, बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो, बी और सी दोनों। देखिए यहाँ पर 56 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ही हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर, यानी कि जब विस्थापन शून्य हो और बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो, इस स्थिति में कार्य का मान जो होता है शून्य हो सकता है। 57 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रतिरोध के दो तार R1 R2 समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, संयोजक के तुल्य आपको प्रतिरोध क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है, इसको ध्यान में रखना हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्घ्य होते हैं। तो 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, रेडियो तरंग में। रेडियो तरंग में जो होता है आपको सबसे लंबे आपको तरंगदैर्घ्य होते हैं, इसको ध्यान में हम लोग को रखना है। और सबसे कम इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें सबसे कम गामा किरण का हो जाएगा तरंगदैर्घ्य, सबसे कम इसमें किसका हो जाएगा, गामा किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण का उदाहरण है। इनमें से कौन सा एक मिश्रण है, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल, या इनमें से कोई नहीं। 59 का ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा दोस्तों, इस्पात। इस्पात जो होता है स्टील, ये आपको मिश्रण का उदाहरण है। दो से मिश्रण का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से बना पदार्थ जिसमें उसके अवयवों के गुण विद्यमान हो, वो आपको मिश्रण कहलाता है। जैसे कि आपको लोहा हो गया, कार्बन तथा कुछ अन्य तत्वों का मिश्र धातु, ये सब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 60 नंबर की, कार्नोलाइट किस धातु का अयस्क है। कार्नेलाइट, ठीक है, कार्नेलाइट किसका आपको अयस्क है। 60 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम। इसका आपको ये क्या होता है, संकेत क्या होता है, के होता है, के से डिनोट करते हैं। मरकरी वहीं आपको Hg होता है, पारा जिसको हम लोग कहते हैं, यूरेनियम का यू, एल्युमिनियम का Al होता है, सभी लोग आप लोग जानते होंगे, ठीक है, Al। तो देखिएगा पोटेशियम जो है किसका, कार्नेलाइट का, पोटेशियम का धातु का अयस्क है। 61 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे कि हीलियम के नाभिक में क्या होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है। 61 का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनते हैं। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या 2 होता है, इसको ध्यान रखना हम लोग को। और हीलियम जो है आपको, हीलियम ये सबसे हल्की गैस है, क्या है, सबसे हल्की नोबेल गैस है आपको हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे 62 नंबर के, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसमें होता है। 62 का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। रंगीन रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का हम लोग प्रयोग करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 63 नंबर की माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या होते हैं। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से क्या होते हैं। 63 का देखिएगा डी हो जाएगा यहाँ से एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं। 64 नंबर प्रश्न देखेंगे जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत पूछा जा रहा है। 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0%। ठीक है ना। आप लोग कई लोग सोचते हैं कि जर्मन सिल्वर में आपको सिल्वर होता होगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। जर्मन सिल्वर आपको सिल्वर 0% होता है। वहीं देखिएगा जर्मन सिल्वर आपको किस किस चीज़ का आपको मिश्र धातु है ये, तो जर्मन सिल्वर में आपको तांबा होता है, जस्ता और निकेल। तांबा, जस्ता, निकल। तांबा 50%, जस्ता 35% और निकेल 15%, ये मिश्र धातु है। इसमें चांदी बिल्कुल भी नहीं होते हैं। 65 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा आपको सर्वाधिक है। विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। इसका आपको ऑप्शन नंबर देखिएगा सी हो जाएगा अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल की विशिष्ट ऊष्मा आपको इसमें से सर्वाधिक होती है। अल्कोहल की आपको देखिएगा कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड में आपको हो जाएगा कितना, अल्कोहल का 0.60 हो जाएगा। वहीं आपको अगर कार्बन देखा जाए तो कार्बन का 0.17 होता है। और क्या दे रहा है यहाँ पर, बर्फ़ का हो जाएगा आपको 0.50 और लोहा का हो जाएगा आपको यहाँ पर 0.11। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा आपको हो जाएगा अल्कोहल का कितना, अल्कोहल का 0.60। 66 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि ऑक्सीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है कि पूछ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह से अनुपात में वृद्धि होती है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपको राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि तीनों काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 67 नंबर की मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है किसमें। मस्टर्ड गैस का उपयोग 67 का बी हो जाएगा दोस्तों, रासायनिक युद्ध में। क्या हो जाएगा, मस्टर्ड गैस का जो उपयोग है ये आपको रासायनिक युद्ध में हम लोग करते हैं। मस्टर्ड गैस एक जहरीली गैस है जिसका रासायनिक नाम डाइएथिल सल्फाइड है। इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में किया गया था, मस्टर्ड गैस का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है। इनमें से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है। नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, टीएनजी, टीएनटी या पोटेशियम क्लोरेट। क्या हो जाएगा, 68 का देखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। ये आपको विस्फोटक नहीं है, लेकिन आपके ट्राईनाइट्रो ग्लिसरीन आपको हो जाएगा, ट्राईनाइट्रोटोल्यूइन हो जाएगा, पोटेशियम क्लोरेट हो जाएगा। ये तीनों आपको विस्फोटक है। 69 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीलहरित शैवाल। ठीक है, नीलहरित शैवाल जो है आपको सबसे पुराना है, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। वे जो है कि अपना धूप और पानी से खाना बनाते हैं। परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ, जिससे अन्य जीवों के विकास में मदद मिली। गर्भ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गर्भ रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापकरण को क्या करते हैं। 70 का ऑप्शन नंबर देखिएगा डी यहाँ से हो जाएगा, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। गर्भ रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापकरण को, अपने शरीर के टेम्परेचर को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग 71 नंबर, यहाँ देखिएगा सूची 1 को सूची 2 में यहाँ से मिलान करना है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिएगा सुंदरी क्या हो जाएगा आपको, देखिएगा ए का हो जाएगा सुंदरी का, ए का देखिएगा 2 हो जाएगा, न्यू मेटाफोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यू मेटाफोर। अमरबेल, अमरबेल क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा आपका 1 नंबर चला जाएगा। ठीक है, अमरबेल। चूसन मूल, ठीक है, चूषण मूल। सिंघाड़ा का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपको 4 में चले जाइए, स्वांगीकारक मूल। और प्याज का हो जाएगा आपको भूमिगत तना है। क्या है, भूमिगत तना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से देखिएगा बी हो जाएगा, यहाँ से राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 72 नंबर के, शल्य क्रिया में और ऑर्थोप्लास्टी क्या है। देखिएगा शल्य क्रिया में कह रहा है कि ऑर्थोप्लास्टी क्या है शल्य क्रिया में। 72 का आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा दोस्तों। ऑर्थोप्लास्टी में क्या होता है कि कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है। इसमें क्या होता है, कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी द्वारा कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 73 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है कौन से अंग में हमारे शरीर में आपको संपन्न होता है। तो देखिए काफ़ी अच्छे प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, छोटी आंत। यहाँ से क्या हो जाएगा, छोटी आंत में होता है। अंत रूप से आपको अंतिम रूप से छोटी आंत में जाकर के खाना, हमारा भोजन जो है कि पचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 74 नंबर की, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है। इंसुलिन में कह रहा है, ठीक है, इंसुलिन में। 74 का ऑप्शन नंबर देखिएगा बी हो जाएगा दोस्तों, इंसुलिन में
इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है कि उपस्थित होती है? 74 के यहाँ बी हो जाएगा जस्ता, ठीक है, जस्ता। इंसुलिन एक प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्न्याशय के लैंगरहैंस के द्वीपकाओं के बीटा सेल से निकलता है। कौन से? ये आपको इंसुलिन जो निकलता है ये अग्न्याशय के आपको बीटा सेल से, याद रखेंगे, बीटा सेल से ये निकलता है, इसको ध्यान में रखना हम लोग को, स्रावित होता है, जिसमें जस्ता उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? जस्ता उपस्थित होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? तो मधुमेह रोग हो जाता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, मधुमेह, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग 75 नंबर और इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? देखिएगा, हेपेटाइटिस जो रोग होता है मनुष्य के शरीर का कौन सा आपको अंग जो है कि प्रभावित होता है? तो 75 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ही सही हो जाएगा दोस्तों, यकृत, ठीक है, लीवर आपको इन्फेक्टेड हो जाता है, जो पीलिया जो होता है उसी का बढ़ करके आपको आगे ये उसमें रूप धारण कर लेता है ये हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए बी सी डी जो होता है ये सब, ये एक संक्रामक रोग है। क्या है? संक्रामक रोग है जो कि हेपेटाइटिस बी नामक वायरस होता है, इससे लीवर में सूजन एवं जलन पैदा हो जाती है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि अच्छा आज का सेशन ये अच्छा लगा हो। एरुटेरिया का ये पहला आपको सेट था, इसके बाद मैं इसका पूरा सेट आपको लगवाऊंगा। तो दोस्तों आपसे एक अनुरोध है कि इस सेशन को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।